गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके सभी सेट होंगे। इसमें सेट ए, बी, सी और डी विद रीजन, इनकी कारण सहित व्याख्या करके हम इनको सोल्व करेंगे। तो बच्चों, जो सेट ए है अर्थशास्त्र का, उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी प्रतिस्थापन वस्तुओं का उदाहरण है। प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूट गुड। देखो बच्चों, यहाँ ये होता सब्स्टिट्यूट। प्रतिस्थापन वस्तुएं कौन सी होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाएं, उनको हम प्रतिस्थापन वस्तुएं कहते हैं। तो देखो, ये जो है कार और पेट्रोल, ये पूरक वस्तु है। ये कैसी वस्तु है? पूरक है, क्योंकि एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं की जाती बल्कि ये इकट्ठी प्रयोग की जाती हैं, एक साथ एक दूसरे को पूरा करती हैं। तो कॉफ़ी और दूध भी इकट्ठी प्रयोग की जाती हैं, ये भी पूरक है। लिम्का और पेप्सी कोला, ये एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं। चाहे हम लिम्का का प्रयोग कर लें और अगर लिम्का महंगी है तो हम पेप्सी कोला ले लेंगे, पेप्सी कोला पसंद नहीं है तो लिम्का कोला ले लेंगे। यानी कि लिम्का और पेप्सी कोला प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। और द जो ऑप्शन है वो है ये सभी, ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ केवल ये सही है। स जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी प्रतिस्थापन वस्तुओं का उदाहरण है? तो स ऑप्शन प्रतिस्थापन वस्तुओं का उदाहरण है, पेप्सी कोला और लिम्का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। जब उत्पादन का स्तर शून्य होता है तब स्थिर लागत होती है। देखो बच्चों, जब उत्पादन का स्तर शून्य होता है, जब हम एक वस्तु का भी उत्पादन नहीं करते हैं तो स्थिर लागत कितनी होती है? तो स्थिर लागत होती है ए ऑप्शन धनात्मक, ब ऋणात्मक, स शून्य और जो द ऑप्शन है परिवर्तनशील लागत के बराबर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो ए ऑप्शन है वो राइट है बच्चों। देखो यहाँ पर देखो, इंग्लिश में देखेंगे ए बी सी डी चार ऑप्शन, तो ए इज पॉजिटिव, ये सही है। उसका क्या कारण है ये इसको अभी ड्रॉ करके हम दिखाएंगे। देखिएगा बच्चों, जैसे ये उत्पादन है, यहाँ पर हम लिखेंगे उत्पादन या आउटपुट। यहाँ उत्पादन की बात करेंगे हम, ये उत्पादन है और ये है स्थिर लागत, फिक्स्ड कॉस्ट, ओ एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। ये स्थिर लागत मान लीजिए 100 रुपये है। 100 रुपये है, इसका मतलब उत्पादन अगर 0 है तो भी ये 100 रुपये है। उत्पादन अगर 10 इकाइयों का किया तो भी 100 रुपये है। उत्पादन बढ़ाकर और बढ़ाकर और बढ़ाकर तो स्थिर लागत तो स्थिर ही रहेगी, यानी कि फिक्स रहेगी। उत्पादन अगर 0 होगा तो भी ये 100 रुपये रहेगी। अगर मान लीजिए 1000 इकाइयों का भी करेंगे तो भी 100 रुपये रहेगी। यानी कि ये इस प्रकार से एक्स एक्स के समानांतर जो रेखा ये स्थिर लागत की है। तो जब यहाँ पर ये देखो उत्पादन 0 है, 0 पर भी ये 100 रुपये रहेगी, यानी कि ये पॉजिटिव रहेगी। देखो, जब उत्पादन का स्तर शून्य होता है तो भी स्थिर लागत पॉजिटिव होगी, कुछ न कुछ होगी। ठीक है, तो इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही समीकरण चुनिए। सही समीकरण चुनिए, इनकी जो करेक्ट जो इक्वेशन है वो हमने चूज करनी है। तो देखो बच्चों, टी आर टोटल रेवेन्यू इक्वल टू सिग्मा ए आर, नहीं ये गलत है। बी ऑप्शन है टी आर ए आर ओब्लिक थीटा, ये भी गलत है। अब है एम आर डेल्टा टी आर बटे डेल्टा क्यू, ये कुल आगम में परिवर्तन और इकाइयों में परिवर्तन, ये बिल्कुल सही है। स ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। ए आर टी आर गुणा क्यू, ये गलत है, बल्कि टी आर इक्वल टू ए आर गुणा क्यू होना चाहिए था। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट है बच्चों, क्योंकि सीमांत आगम एम आर जो है सीमांत आगम। देखो, एम होता है सीमांत मार्जिनल रेवेन्यू, और मार्जिनल शब्द अगर कहीं भी आ जाए, सीमांत शब्द कहीं भी आ जाए तो ये देख लेना परिवर्तन का साइन मिलेगा उसमें, डेल्टा का साइन, साइन ऑफ चेंज, ये डेल्टा टी आर और डेल्टा क्यू, यानी कि चेंज होगा, एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग होगा उसमें एक्स्ट्रा का, तो परिवर्तन का साइन दिखाएगा, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है हमारे सामने आ रहा है बच्चों,
किस बाजार में विक्रय लागतों का महत्व होता है? पूर्ण प्रतियोगिता नहीं, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में जब एक समान कीमत होती है, समरूप पदार्थ होता है, तो विक्रय यानी कि विक्रय लागतों का मतलब होता है विज्ञापन के ऊपर खर्च, बेचने के लिए जो लागत चाहिए, एडवर्टाइजमेंट का खर्च। तो एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा है पूर्ण प्रतियोगिता में नहीं होता है। एकाधिकार जब एक ही मालिक है वस्तु का तो वहाँ भी नहीं होता है, क्योंकि उसको खुद बेचना है, वो कम रेट में बेचे या ज़्यादा रेट में बेचे, तो एक का अधिकार है तो वहाँ भी नहीं होता है। अब स जो ऑप्शन है वो है अपूर्ण प्रतियोगिता, ये ठीक है। देखो, अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, ये दोनों चीज़ें एक जैसी हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय लागतें पाई जाती हैं, क्योंकि देखो अपने अपने प्रोडक्ट पर सबका एकाधिकार होता है, लेकिन फिर भी प्रतियोगिता होती है, क्योंकि उनमें वस्तु विभेद होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? वस्तु विभेद होता है और वस्तु रंग, रूप, आकार, पैकिंग में अलग अलग होती है, एक दूसरे के समान नहीं होती, बल्कि वस्तु विभेद पाया जाता है और इसलिए उनमें कंपटीशन होता है, मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय लागतें पाई जाती हैं। देखो बच्चों, अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आया होता कि किस बाजार में विक्रय लागतें पाई जाती हैं या महत्व होता है, और यहाँ पर ए ऑप्शन होता अल्पाधिकार, 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 और बी होता अपूर्ण प्रतियोगिता, और सी होता दोनों, बोथ, यानी कि दोनों, तो हमारा दोनों होता, सी ऑप्शन होता। लेकिन अब यहाँ पर अल्पाधिकार नहीं है, क्योंकि देखो अल्पाधिकार में कुछ विक्रेता होते हैं, जैसे हमने बताया भारत में कारों का बाजार, ये भी तो अल्पाधिकार है, लेकिन वहाँ पर भी विज्ञापन आता है। आप टीवी में ऐड देखते हो तो कारों की, स्कूटी की, इनकी ऐड आती है। तो देखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस प्रकार से भी अगर आपसे पूछ ले अल्पाधिकार और अपूर्ण प्रतियोगिता, तो दोनों ही बाजार ऐसे हैं जहाँ पर विक्रय लागतें पाई जाती हैं, लेकिन एकाधिकार में और पूर्ण प्रतियोगिता में नहीं पाई जाती है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे हमारा ऑप्शन से बिल्कुल ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है बच्चों, 5वां। राष्ट्रीय आय का अध्ययन होता है, राष्ट्रीय आय का अध्ययन होता है समष्टिगत अर्थशास्त्र में, ये ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं, लोक अर्थशास्त्र में नहीं, और इनमें से कोई ये भी नहीं। तो हमारा ए ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है बच्चों, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र में, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, समूहों का अध्ययन है। और राष्ट्रीय आय एक व्यक्ति की आय नहीं, पूरे राष्ट्र की आय है, पूरी जनसंख्या जितनी भी भारत के अंदर या किसी भी देश की राष्ट्रीय आय है, तो उसकी जनसंख्या को दिखाता है ये। तो राष्ट्रीय आय समूहों का अध्ययन है, इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र में इसको पढ़ाया जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें चाहिए छठा। देखो बच्चों, छठा क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, भुगतान शेष में शामिल होते हैं, भुगतान शेष में शामिल होते हैं दृश्य मदें, ठीक है। अदृश्य मदें, ये भी ठीक है। पूंजी अंतरण, ये भी ठीक है। कैपिटल ट्रांसफर इसको हम बोलते हैं। उपरोक्त सभी, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा है, क्योंकि तीनों ही ठीक हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन होगा, यानी कि उपरोक्त सभी। देखो बच्चों, जो भुगतान शेष होता है उसमें दृश्य मदें यानी कि वस्तुओं का आयात और निर्यात, अदृश्य मदें होती है सेवाओं का आयात और निर्यात, पूंजी अंतरण यानी कि जो पूंजी है, रुपया पैसा है, वो सब एक देश से दूसरे देश में, उनको भी हम इसमें शामिल करते हैं। तो ये होते हैं भुगतान शेष के अंदर। तो वो भुगतान शेष क्या होता है कि एक देश के सभी आर्थिक लेन देन, आर्थिक देनदारियां और आर्थिक लेनदारियों का अंतर, उसमें तीनों मदें शामिल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन सही है कि सभी आएंगे, दृश्य मदें, अदृश्य मदें, पूंजीगत अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां हमारे पास, देखेंगे निम्नलिखित में से दोहरी गणना की समस्या कौन सी विधि में होती है? आय विधि में नहीं, व्यय विधि में नहीं, उत्पाद विधि में होती है डबल काउंटिंग सिस्टम समस्या। तो देखिएगा ये क्या होता है, ये कौन सी समस्या है? जो डबल एंट्री जो मेथड है, यानी कि डबल काउंटिंग की जो समस्या है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, वो होती है उत्पाद विधि में। देखो बच्चों, ये इसमें क्यों होती है? क्योंकि देखो दोहरी गणना होती क्या है, पहले हम आपको बताएंगे दोहरी गणना की समस्या क्या है। जब एक ही पदार्थ की कीमत को, एक ही वस्तु की कीमत को एक से अधिक बार
एक से अधिक बार गणना की जाए। किसी भी वस्तु की कीमत की गणना अगर एक से अधिक बार होती है तो उसको दोहरी गणना कहती है। कोई भी वस्तु है उसकी गणना एक से अधिक बार अगर हम करेंगे तो उसको डबल काउंटिंग कहेंगे, वही दोहरी गणना हो गई। अब उत्पाद विधि में ही ये क्यों होती है? क्योंकि जब उत्पादन होता है तो प्रत्येक उत्पादक समझता है कि मेरी जो वस्तु है वो अंतिम उत्पाद है, तो इस प्रकार से ये समस्या आती है। इसे बचने का क्या उपाय है? अंतिम उत्पाद विधि या मूल्यवृद्धि विधि, इस तरह से इसके दो मेथड हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर दोहरी गणना की समस्या उत्पाद विधि में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट रेखा को सम उत्पाद रेखा भी कहते हैं, ये फॉल्स है। अब देखो ये जो 7वां क्वेश्चन हमारा है, हमारे सामने 7वां क्वेश्चन आ चुका है, तो इसमें देखेंगे बजट रेखा को सम उत्पाद रेखा कहते हैं, ये गलत है। क्यों है? क्योंकि बजट रेखा को कीमत रेखा कहते हैं, प्राइस लाइन कहते हैं। ये है प्राइस लाइन, सम उत्पाद रेखा नहीं कहते हैं, इसलिए ये फॉल्स है। इसको क्या कहेंगे? कीमत रेखा। कीमत रेखा, कीमत रेखा कह सकते हैं लेकिन सम उत्पाद रेखा नहीं कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल लागत बराबर है कुल बंधी लागत कुल परिवर्तनशील लागत। ये बिल्कुल ठीक है, सही है, ये ट्रू है। ये क्यों है? ये देखो, टीसी टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जमा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों का जोड़ होता है कुल लागत। अब इसको हम ड्रॉ करके दिखा देते हैं बच्चों। देखो ये क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है, और ये क्या है? परिवर्तनशील लागत है। ये वीसी है, ये एफसी है, और ये क्या है? टीसी। तो इस प्रकार से हमने दिखाया है कि दोनों का जोड़, इसको टीएफसी भी बोल सकते हो, टीवीसी भी बोल सकते हो, टीसी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये चित्र में दिखाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज व्यक्तिगत आय में शामिल किया जाता है। ये बिल्कुल ठीक है, ट्रू है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि निजी क्षेत्र को, देखो बच्चों ये होता है, जैसे हम इसको बताएंगे अच्छे से समझाएंगे। एक है जैसे जीडीपी है, जीडीपी, इसका एक पार्ट जाता है सार्वजनिक क्षेत्र को और एक जाता है निजी क्षेत्र को। अब निजी क्षेत्र में हम 4 चीज़ें मिलाते हैं, और वो क्या क्या होती हैं? देखो वो जो चीज़ें होती हैं, विदेशों से प्राप्त निवलकारक आय, विदेशों से प्राप्त चालू हस्तांतरण, अपने देश में सरकार से प्राप्त चालू हस्तांतरण और राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज। जब ये बन जाती है निजी आय, और निजी आय में से निगमों की बचत और अवितरित लाभ, ये हम निगम कर और अवितरित लाभ हम घटाते हैं तो क्या आ जाती है? व्यक्तिगत आय आती है। तो इसलिए राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज उसमें शामिल होता है। देखो ये इसमें शामिल होता है, ये बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11वां, वो आपके सामने है, प्रेरित निवेश आय के स्तर पर निर्भर करता है। बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। क्यों? क्योंकि जब हम निवेश, ज़्यादा निवेश कब करते हैं? जब आय प्राप्त होती है, लाभ प्राप्त होता है, तो आय के स्तर पर निर्भर करता है। बिल्कुल ठीक है, ये प्रेरित निवेश है। इसको डायग्राम के द्वारा हम दिखाएंगे। ये प्रेरित निवेश है, इन्वेस्टमेंट, और जैसे जैसे आय बढ़ेगी निवेश भी बढ़ेगा, जैसे जैसे आय बढ़ेगी निवेश भी बढ़ेगा। तो ये है प्रेरित निवेश, ये इसलिए सही है, ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पकाल में उत्पादक को हानि नहीं हो सकती, ये फॉल्स है। क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अल्पकाल समय की वह अवधि है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों को नहीं बढ़ा सकते हैं। सभी साधनों को नहीं बढ़ा सकते हैं, तो कुछ साधन शिथिल रहेंगे, कुछ 1-2 साधन परिवर्तनशील रहेंगे, एक साधन, तो हानि नहीं हो सकती, इसलिए फॉल्स है। क्योंकि हानि हो सकती है। देखो अल्पकाल में जो कोई फर्म है उसको 3 प्रकार की स्थितियाँ हो सकती हैं। उसको न्यूनतम हानि भी हो सकती है, एसी, और ये हानि हो गई अल्पकाल में। अल्पकाल में ही न्यूनतम हानि, अल्पकाल में ही असामान्य लाभ, और अल्पकाल में ही सामान्य लाभ, यानी कि 3 प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं। दीर्घकाल समय एक ऐसी समय अवधि है जिसमें हमेशा सामान्य लाभ प्राप्त होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या बताया कि अल्पकाल में उत्पादक को हानि नहीं हो सकती है, इसलिए फॉल्स है। ओके, अगला क्वेश्चन है, बॉन्ड और ऋण पत्र निकट मुद्रा है, ये ट्रू है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बॉन्ड
अगर हम बॉन्ड खरीद लेते हैं या ऋण पत्र खरीद लेते हैं तो उनको बाद में मुद्रा में बदलवाया जा सकता है, इसीलिए निकट मुद्रा है। ऐसी मुद्रा जिसको निकट भविष्य में मुद्रा में परिवर्तित किया जाए उसे निकट मुद्रा कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल निकट मुद्रा है, ये सही है। नेक्स्ट है, परंपरावादी रोजगार सिद्धांत के अनुसार बचत ब्याज का फलन है, ब्याज की दर का फलन है, ये बिल्कुल ठीक है। सेविंग इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये बिल्कुल ट्रू है बच्चों, ये क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स या अधिक स्थान भरें। पहला क्वेश्चन है, छात्रवृत्ति आय है, डैश आय है, कैसी आय है, देखिएगा छात्रवृत्ति हस्तांतरण आय है या वास्तविक आय है, तो हस्तांतरण आय है। ये कैसी आय है, हस्तांतरण आय है। हस्तांतरण आय होती है ट्रांसफर इनकम। बच्चों हस्तांतरण आय वो आय होती है जिसके बदले में हमें कुछ काम नहीं करना पड़ता, एक तरफा भुगतान होती है। तो छात्रवृत्ति जो बच्चों को मिलती है वो बदले में काम नहीं करते हैं, बल्कि ये एक तरफा भुगतान है, इसलिए ये हस्तांतरण आय है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणक का मूल्य किसके बराबर होता है, 1/1 घटा MPC, ये बिल्कुल ठीक है, सही सूत्र है। और 1/, MPC ये गलत है, ये नहीं आएगा, ये आएगा। अगर यहाँ होता 1/, MPS तो ठीक होता, लेकिन अब ये पहले वाला बिल्कुल ठीक है, 1/1 घटा MPC, ये सही उत्तर है, पहले वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बच्चों एक मिनट, ये हमारे हो गए 16 क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेट के ऊपर जो बी सेट है, 2020 का सेट बी अर्थशास्त्र, इसके भी हम MCQ करने जा रहे हैं। तो देखेंगे बच्चों, हम पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, और जो पहला क्वेश्चन वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है, व्यष्टि यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का। देखो बच्चों, राष्ट्रीय आय ये तो सेमेस्ट्री का है, समग्र मांग ये भी सेमेस्ट्री तत्व है, व्यापार चक्र ये भी सेमेस्ट्री तत्व है, ये भी नहीं है। तो देखो व्यष्टि अर्थशास्त्र मांग का सिद्धांत बिल्कुल ठीक है, द ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, मांग का सिद्धांत। बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन कौन सा था, पहला क्वेश्चन था। अब हमें चाहिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। सम विच्छेद बिंदु पर फर्म की लाभ तथा हानि होती है, शून्य होती है। ए ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो लाभ अलाभ बिंदु भी सम विच्छेद बिंदु को हम कहते हैं। देखो किसी ने यहाँ पर बी ऑप्शन धनात्मक है, सी ऑप्शन ऋणात्मक है, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ये नहीं आएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको हम एक डायग्राम के द्वारा दिखाएंगे बच्चों। तो देखिएगा यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाएंगे, ये देखिएगा, ये है TR टोटल रेवेन्यू, कुल आगम। और अब हम यहाँ बनाएंगे TC, ये है कुल लागत। तो जहाँ पर TR इक्वल टू TC, देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ये दोनों बिंदु ऐसे हैं जहाँ पर नो लॉस नो प्रॉफिट है, आगम और लागत दोनों बराबर हैं। इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट या सम विच्छेद बिंदु। इस बिंदु को लाभ अलाभ बिंदु भी कहते हैं, लाभ अलाभ बिंदु भी कहते हैं। तो ये है ब्रेक इवन पॉइंट, नो लॉस नो प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि सीमांत बहुप्रवृत्ति 1 है तो गुणक होगा, गुणक की वैल्यू क्या होगी। ए ऑप्शन है 0, बी 1, सी 2 और डी अनंत। यहाँ पर डी ऑप्शन यानी कि द ऑप्शन अनंत, ये सही है। ये कैसे हुआ सही, अभी बताएंगे। हम बार बार यही कहते हैं कि हमने फॉर्मूले का प्रयोग करना है, K = 1/1 घटा MPC, 1/1 घटा 1 कर देंगे, क्योंकि MPC हमने कितनी बताई, 1। अब 1/0, अगर 0 को 1 से भाग दोगे तो क्या आएगा, अनंत आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो बच्चों इसीलिए ये डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, हमेशा एग्जाम में जब भी जाओगे तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला पुट करोगे, K = 1/1 - MPC।
अगर ये भी फॉर्मूला कर सकते हो, अगर MPS दे दिया हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो 1/MPS, ये भी फॉर्मूला है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। देखिए कि ये हमारा जो क्वेश्चन था वो था तीसरा। अब हम चलेंगे चौथे क्वेश्चन पे। फोर्थ जो क्वेश्चन हमारा है, अवसर लागत का अर्थ है अगले वैकल्पिक प्रयोग की लागत। ये बिल्कुल ठीक है। वास्तविक लागत, कुल लागत, इनमें से कोई ये नहीं है। अगले वैकल्पिक लागत, देखो पीछे जो हमने 2019 का जो सेट कराया था उसमें हमने ये क्लियर कर दिया था कि अगले वैकल्पिक प्रयोग की लागत क्या है, यानी कि दूसरे नंबर के सर्वश्रेष्ठ प्रयोग की लागत, जिसका हमें त्याग करना पड़ता है। भाई पहला जो ऑप्शन हम प्राप्त करना चाहते हैं तो दूसरे नंबर का सबसे बढ़िया, उसको हम छोड़ देते हैं, उसका हम त्याग करेंगे और इसको हम अपना लेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। तो इसको जो छोड़ने की जो लागत है ना दूसरे नंबर के की, वही वैकल्पिक प्रयोग की लागत है। ओके, तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है पांचवा, किस बाजार में फर्म एक कीमत स्वीकार कर। ये क्वेश्चन भी हम पहले सेट में करा चुके हैं क्योंकि बार बार वही रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। देखो बच्चों, किस बाजार में फर्म एक कीमत स्वीकारक है, तो वो बाजार होता पूर्ण प्रतियोगिता। ए ऑप्शन है एकाधिकार, ये नहीं है। इसमें तो वो खुद ही स्वयं ही कीमत तय करने वाला होता है। और एकाधिकारी प्रतियोगिता में अलग अलग फर्म होती हैं, वो अपनी अपनी सबकी कीमत होती है। इनमें से कोई ये भी नहीं आएगा, तो बे ऑप्शन इज राइट। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पहले भी हमने बताया था कि देखिएगा ये पर एक मांग और पूर्ति की शक्तियाँ हैं, यहाँ पर ये सप्लाई है, ये डिमांड है और ये कीमत तय होगी। और ये था उद्योग, और इसमें जितनी भी फर्म है, जैसे ए फर्म है, बी फर्म है, फिर सी फर्म है, उनको ने कीमत मिलेगी। इस कीमत पर उन्होंने माल बेचना है, चाहे उन्हें लागत ज़्यादा आए या कम आए वो उनका काम है, लेकिन उन्हें वे कीमत उन्हें प्राप्त होगी, इस कीमत पर ही वो बेचेंगे। ठीक है, तो उद्योग कीमत निर्धारक है और फर्म कीमत स्वीकारक है, और ये सब होता है पूर्ण प्रतियोगिता में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सिक्स्थ जो क्वेश्चन है, छठा जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। कौन सा पूर्ति की कमी का कारण है। देखो पूर्ति की कमी, देखो बच्चों, एक तो हमने ये कहा है चाहे पूर्ति की कमी हो चाहे पूर्ति की वृद्धि हो, तो वो कीमत के समान रहने पर होगी। कीमत के समान रहने पर, अन्य कारणों में परिवर्तन होने से, अगर पूर्ति कम होती है तो उसको पूर्ति कमी कहेंगे, पूर्ति की कमी कहेंगे। तो पूर्ति की जो कमी का कारण क्या होगा, कीमत के अलावा, कीमत में कोई लेन देन नहीं है कीमत में परिवर्तन का, तो कीमत के समान रहने पर अन्य कारणों से। अब हम ढूंढते हैं अपना आंसर। पहला ए ऑप्शन है साधन कीमत में गिरावट। देखो बच्चों, अगर साधनों की कीमत कम होगी तो पूर्ति ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए ये नहीं है। अन्य वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, अन्य वस्तु, देखो एक वस्तु हमारे पास है एक्स और उसकी दूसरी जो वस्तुएं हैं अन्य वस्तुएं, तो उनकी कीमत में वृद्धि होगी तो हमारी एक्स की पूर्ति में वृद्धि होगी, इसलिए ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। सह ऑप्शन है उत्पादन कर में वृद्धि, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब उत्पादन करेंगे और करों में वृद्धि होगी तो हमें लागत ज़्यादा पड़ेगी तो पूर्ति कम करनी पड़ेगी, ये कारण बिल्कुल ठीक है। जब किसी फर्म के ऊपर टैक्स ज़्यादा लगाया जाता है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, खर्चा ज़्यादा आता है, तो उत्पादन कर में वृद्धि से क्या होगा, पूर्ति की कमी, पूर्ति में कमी हो जाएगी। इससे ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, डी नहीं आएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां हमारे सामने है बच्चों। सातवां क्वेश्चन किस प्रकार से आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बाहरी बचतें हैं। बाहरी बचतें एक्सटर्नल इकोनॉमीज, एक होती इंटरनल इकोनॉमीज, ये है एक्सटर्नल इकोनॉमीज, बाहरी बचतें। देखो हमने पहले भी ये क्वेश्चन आया था, बाहरी बचतें तीन हैं, केंद्रीयकरण की, विकेंद्रीयकरण की। देखो बच्चों, केंद्रीयकरण टिप्स पे कर लो, ये रट लो, केंद्रीयकरण की बचतें और विकेंद्रीयकरण की बचतें। देखो बार बार याद नहीं करना पड़ेगा, विकेंद्रीयकरण की बचतें और होती सूचना संबंधी बचतें, सूचना संबंधी बचतें। तो देखिएगा, वैसे तो देखो इस जो अब जो हमारा 2021 की जो हम तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये बचतें जो होती हैं पैमाने के प्रतिफल से रिलेटेड होती हैं। वैसे तो भले ही ना करें लेकिन फिर भी नॉलेज होनी चाहिए।
तो ये 3 बचते हैं भारी बचते, सूचना संबंधी बचते, केंद्रीयकरण, विकेंद्रीयकरण। आप 3 याद कर लो, ये भारी बचते, बाकी जितनी भी बचते रहेगी वे आंतरिक बचते रह गई। तो हमने ढूंढनी है भारी बचत। ए ऑप्शन हमने देखा तकनीकी बचते, ये नहीं है। प्रबंधकीय बचते, ये भी नहीं है। जोखिम संबंधी बचते, ये भी नहीं है। तो हमारी कौन सी बच गई? सूचना संबंधी बचत, ये भारी बचत है। फट से निशान लगाएंगे क्योंकि हमें पता है, मैम ने हमें समझाया था केंद्रीयकरण, विकेंद्रीयकरण और सूचना संबंधी। तो तीनों में से कोई तो मिली, एक मिली है, तो यही ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। हमारे पास जो अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, वो है 8th क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम देखते हैं। अब हम ट्रू फॉल्स करेंगे। पेंशन राष्ट्रीय आय में शामिल होती है। पेंशन राष्ट्रीय आय में शामिल होती है, ये सही है। ये क्वेश्चन, ये आंसर सही है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगी। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस है। इसका क्या कारण है? देखो बच्चों, पेंशन जो होती है ना, पेंशन वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है सेवानिवृत्त कर्मचारियों की, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की, जो रिटायर हो जाते हैं ना कर्मचारी, तो उनको पेंशन मिलती है। एक होती है वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन। तो देखो 2 पेंशन हो गई। अब वृद्धावस्था पेंशन है, वो तो एक तरफा भुगतान है, वो तो हस्तांतरण आय है, यानी कि एक तरह से ट्रांसफर पेमेंट है। वृद्धावस्था पेंशन को राष्ट्रीय आय में बिल्कुल शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि जैसे वजीफा होता है ना, छात्रवृत्ति होती है, उसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि वो भी एक तरफा भुगतान है। तो वृद्धावस्था पेंशन को राष्ट्रीय में शामिल नहीं किया जाता, जबकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन को शामिल किया जाता है, क्योंकि जो कर्मचारी उन्होंने कभी सेवा की थी तब उनको पेंशन मिल रही है। तो बच्चों, यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन का कोई जिक्र नहीं था, खाली पेंशन राष्ट्रीय आय में शामिल होती है या नहीं होती है। तो ये मैं इसको सही लिख देना। अगर वृद्धावस्था पेंशन आ जाए तो फॉल्स लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पूर्ति तथा स्टॉक में अंतर होता है, ये गलत है, फॉल्स है। देखो बच्चों, स्टॉक, जितना भी स्टॉक होता है, तैयार माल होता है, उसको स्टॉक कहते हैं, और जो माल बिकने के लिए तैयार होता है उसको पूर्ति कहते हैं। तो देखो, पूर्ति तथा स्टॉक में अंतर होता है, ये फॉल्स नहीं है, ये सही है। मतलब बराबर नहीं होते, देखिएगा, अंतर होता है, ट्रू आएगा, सॉरी, ट्रू है, ये सही है। कैसे? देखो, पूर्ति तथा स्टॉक में अंतर होता है। जो माल बिकने के लिए तैयार है वो पूर्ति है, निश्चित कीमत पर, और जो बिना बिका माल है वो स्टॉक है। मान लीजिए हमने 100 इकाइयाँ बनाई और 20 इकाइयाँ हम प्रचलित कीमत पर बेचने के लिए तैयार हैं, और ये बिकने के लिए तैयार है, ये तो है पूर्ति, और 80 इकाई हमारे पास रह गई, वो हो गया स्टॉक, जो गोडाउन में रखा है। तो स्टॉक और पूर्ति में अंतर है, स्टॉक 80 है, पूर्ति 20 है। ये भी हो सकता है हम 80 इकाइयाँ बेचने के लिए तैयार हो जाएं और 20 हमारे पास रह जाए, तो अंतर तो होता है, इसलिए ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो, हमारा पीछे थोड़ा सा आ गए हम। हाँ, पूर्ति और स्टॉक में अंतर होता है, ये सही है। नेक्स्ट है, घटते प्रतिफल का नियम कृषि पर लागू होता है, ये सही है, ये ट्रू है, ये सही है, क्योंकि घटते प्रतिफल का नियम कृषि पर भी लागू होता है, उद्योगों पर भी लागू होता है, लेकिन ज़्यादा कृषि पर लागू होता है, और बढ़ते प्रतिफल का नियम उद्योगों पर ज़्यादा लागू होता है। ये किसके विचार थे बच्चों? ये थे परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के विचार थे। परंपरावादी अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि घटते प्रतिफल का नियम कृषि में ज़्यादा लागू होता है और उद्योगों में बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि घटते प्रतिफल का नियम सभी पर लागू होता है, सभी उत्पादन के साधनों में लागू होता है, जिनकी पूर्ति सीमित होती है उनमें सभी पे लागू होता है, जो भी दुर्लभ होते हैं। तो ये ट्रू है, यहाँ पर इसको क्या कहेंगे? ट्रू कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां हमारे पास। 11वां क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। न्यून मांग की स्थिति में सरकार को घाटे के बजट की नीति नहीं अपनानी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मांग का अभाव है, देखो बच्चों, मांग का अभाव है। न्यून मांग की स्थिति में सरकार को घाटे के बजट की नीति नहीं अपनानी चाहिए, ये रॉन्ग है, फॉल्स है, अपनानी चाहिए। क्योंकि देखो, जब मांग का अभाव है, मांग का अभाव है, तो सरकार
स्वायत्त निवेश यानी कि स्वचालित निवेश, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करेगी और व्यय ज़्यादा करेगी, यानी कि घाटे का बजट व्यय ज़्यादा बढ़ा करके, और उससे क्या होगा कि मांग क्रिएट करेगी। ठीक है, प्रभावी मांग इसको हम बोलते हैं कि उसको ना ज़्यादा मांग बढ़ाएगी। न्यून मांग को दूर करने का उपाय क्या है कि भी सरकार को घाटे के बजट की नीति अपनानी चाहिए, ना कि नहीं अपनानी चाहिए। जब घाटे का बजट क्या होगा, व्यय ज़्यादा करेगी। जब सरकार ज़्यादा खर्च करेगी तो ज़्यादा मांग होगी, किसकी, उत्पादन के साधनों की, श्रमिकों की मांग करेगी, सरकार कोई निवेश करेगी, श्रमिकों की मांग करेगी तो उनको आय मिलेगी, जब उनको सैलरी मिलेगी, आय मिलेगी तो वो खर्च करेंगे, और जिन वस्तुओं पर खर्च करेंगे उनकी मांग बढ़ेगी, उनके उद्योग धंधे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से घाटे का बजट अपनाना चाहिए, नहीं अपनाना चाहिए, इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि मांग में वृद्धि का कारण होता है। देखिएगा बच्चों, मांग में वृद्धि का कारण होता है स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि। एक वस्तु x है, एक वस्तु y है। देखो जो x वस्तु है उसकी स्थानापन्न वस्तु y है, ठीक है। अब कह रहा है स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि, अगर y की कीमत बढ़ गई, y की कीमत बढ़ गई, वृद्धि का कारण है स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि मांग में वृद्धि का कारण, तो ये सही है, ट्रू है, बिल्कुल सही है। अगर इसकी कीमत बढ़ गई, y की, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि मांग में वृद्धि का कारण, तो ये बिल्कुल ठीक है। इसकी मांग बढ़ जाएगी, उसकी तो कीमत बढ़ेगी और इसकी डिमांड बढ़ेगी। एक वस्तु की कीमत बढ़ेगी, दूसरी की मांग बढ़ेगी, ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमित साधनों को धन कहा जाता है। ये भी बिल्कुल ठीक है, ट्रू है, क्योंकि जो साधन सीमित होते हैं उन्हीं को हम क्या कहेंगे, धन कहेंगे। ठीक है, क्योंकि जो दुर्लभ होते हैं वही धन कहलाते हैं। मुद्रा में केवल करेंसी नोट शामिल किए जाते हैं। केवल करेंसी नोट, ये फॉल्स है, नहीं, इसमें ना करेंसी नोट नहीं मुद्रा में। देखो जो करेंसी जो होती है ना उसमें नोट और सिक्के भी होते हैं, नोट जमा सिक्के, इसमें दोनों चीज़ें हैं। और मुद्रा में नोट करेंसी C+DD, डिमांड डिपॉजिट, मांग जमा भी शामिल होती है, इसलिए केवल करेंसी नोट शामिल करें, इसलिए फॉल्स है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरेंगे। पहला क्वेश्चन है, यह है 15वां क्वेश्चन, शाख नियंत्रण के मात्रात्मक उपकरण हैं। वैसे तो ये हमारे सिलेबस से कटवा चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा सा क्लियर करा देते हैं। देखो बच्चों, शाख नियंत्रण के मात्रात्मक उपकरण हैं, कौन कौन से हैं, जिनमें मात्रा हो, क्वांटिटी हो। तो देखो जैसे खुले बाजार की क्रियाएं, ये है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। देखो इसमें मात्रात्मक उपाय 4 होते हैं, बैंक दर, CRR, SLR और खुले बाजार की क्रियाएं, तो ये मात्रात्मक है। बाकी ये जो प्रत्यक्ष कार्रवाई है ये गुणात्मक है, तो यहाँ पर ये वाला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां हमारा, ये हम देखेंगे। 16वां जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है बच्चों, बचत आय प्रवाह का डैश है। देखो बचत आय प्रवाह का डैश है, रिसाव है, ठीक है, ये रिसाव है, ये वाला आएगा। लीकेजेज है, वो क्या कारण है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो बच्चों, अब ये थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे हम, देखिएगा। देखो ये जो है ना, हाँ, ये जो आय है जो ऊपर से आती है, तो ये यहाँ पर ये क्या है, इंजेक्शन है, और यहाँ से लीकेजेज है। जो हमारी जो आय का जो सर्कुलर फ्लो है, तो उसमें क्या है, ये कुछ रिसाव है और ये भरण है, इंजेक्शन है, और ये है शरण। ठीक है, यहाँ से आय रिश्ती रहती है। तो देखो जो रिसाव है ना वो 3 है, वो कितने हैं, 3 हैं। वो कौन से हैं, STM। मैं इस प्रकार से ट्रिक से समझाती हूँ, मैं थोड़ा सा ना इसको साफ कर देती हूँ, आपको ना बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगी मैं। देखो बच्चों, आप इसको ध्यान से देखना। हाँ हाँ,
ये देखिएगा, ये है आय का चक्रीय प्रवाह, ये यहाँ आएगा STM, सेविंग, टैक्स और आयात, यानी कि बचत, कर और आयात, इंपोर्ट बोलते हैं इसको M से। और यहाँ मैंने ट्रिक बनाई है GIX, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी निवेश, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट, सरकारी जो खर्च है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट है और एक्सपोर्ट है, यानी कि निर्यात। ये जो तीन है ना, ये तो हैं भरण, और जो नीचे तीन जो चले गए ये हैं लीकेजेज, यानी कि शरण। तो देखो ये इंजेक्शन है और ये लीकेजेज हैं, तो ये इनको ध्यान रखना। तो बचत आय प्रवाह का क्या है, रिसाव है या शरण है, इसलिए ये वाला ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट सी सेट हमारा आ रहा है बच्चों। तो अब ये देखेंगे हम, सी सेट करेंगे, अर्थशास्त्र सेट C 2020। सी सेट आपके सामने है। सी सेट में हम करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? ये पहले सेट में हम करा चुके हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं, क्योंकि ये 1 रुपये से ज़्यादा के जितने भी नोट हैं वो सब जारी करता है। हरियाणा सरकार नहीं, राष्ट्रपति नहीं, भारत सरकार, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। तो द ऑप्शन हमारा आएगा यहाँ पर, क्योंकि हम पहले क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा? घरेलू सेवाएं, जो घर में हम सेवा करते हैं, घर में काम करते हैं गृहिणी, उनको शामिल नहीं किया जाएगा। मध्यवर्ती वस्तुओं को भी शामिल नहीं किया जाएगा। हस्तांतरण आय को भी शामिल नहीं किया जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी आएगा यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, ये हम देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, गिफन वस्तु की स्थिति में मांग वक्र का ढलान कैसा होता है? तो धनात्मक होता है। ये नहीं आएगा ऋणात्मक, OX के समानांतर भी नहीं आएगा, OY के समानांतर भी नहीं आएगा। धनात्मक वो कैसे होता है? तो वो इस प्रकार से होता है। मांग वक्र जो है, ये डिमांड कर्व है, ये गिफन वस्तु की स्थिति में इस प्रकार से होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये फोर्थ क्वेश्चन है। जब सीमांत उत्पादन घटता है तब कुल उत्पादन की क्या अवस्था होती है? इसको मैं डायग्राम के द्वारा दिखाऊंगी, फिर आप खुद बता देंगे कि ये वाला ऑप्शन आना चाहिए। देखो बच्चों, जब सीमांत उत्पादन घटता है, देखो बच्चों, ये है कुल उत्पादन, कुल उत्पादन TP है ये, और ये जो सीमांत उत्पादन हमारा स्पीड से ऊपर जाएगा और फिर घटेगा, देखिएगा। अब जहाँ पर सीमांत उत्पादन हाईएस्ट होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, तो कुल उत्पादन यहाँ पर बढ़ती दर तक बढ़ता है, बढ़ती दर से यहाँ तक बढ़ता है, F तक, और इसके बाद बढ़ता जरूर है लेकिन घटती दर से। और यहाँ पर देखो हम सीमांत उत्पादन को देख रहे हैं, ये घट रहा है। जब सीमांत उत्पादन आप देख रहे हैं घट रहा है, तो उस टाइम पे कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है। अब हम ऑप्शन ढूंढेंगे। A ऑप्शन है अधिकतम, ये गलत है। B स्थिर, ये भी गलत है। C जो ऑप्शन है घटती दर से बढ़ता है, ये बिल्कुल ठीक है। और इनमें से कोई ये नहीं आएगा, तो आपको क्लियर हो चुका है, क्योंकि ये MP है यहाँ पर, ये सीमांत उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है बच्चों, पांचवा जो प्रश्न है वो क्या है? सही सूत्र चुनिए। APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये C/Y होती है, इसलिए ये गलत है, ये वाला गलत है। MPC 1/1 घटा APC, ये गलत है। K = ये गुणक की वैल्यू है, हम बार बार बताते हैं, K = 1/1 घटा MPC, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। और K = 1/1 घटा MPS, ये गलत है। अगर ये ऐसे होता तो ये ठीक होता। ये C ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ हम देखेंगे, पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो ये किसने कहा? ये JB से ने कहा। से का बाजार नियम है ये। देखो बच्चों, कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के एग्जामिनर देता है, पूर्ति के समय जगह पर वो मांग कर देता है। मांग अपनी पूर्ति का स्वयं निर्माण करती है, और मांग की समय जगह पर क्या आती है? पूर्ति। तो आपने घबराना नहीं है, देखना है पूर्ति आनी चाहिए पहले। पूर्ति स्वयं अपनी मांग का निर्माण करती है या उत्पन्न करती है, तो JB से आएगा। अगर वो उलट दे, मांग अपनी पूर्ति का निर्माण करती है, तो फिर वहाँ पर केंज अगर ऑप्शन हो तो वो लगा देना। ठीक है, क्वेश्चन पे फोकस करना है आपने।
आपने क्वेश्चन पे फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि चर है? रोजगार का सिद्धांत। देखो समष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम क्या बताते हैं? आय और रोजगार का सिद्धांत, ये सही है। कीमत रोज ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम पढ़ाते हैं। लगान का सिद्धांत भी व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ाते हैं। वस्तु की कीमत, देखो एक वस्तु की कीमत, ये स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन कहाँ पर होता है? माइक्रो में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन रोजगार का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स आपने बताने हैं। प्रयोज्य आय को बचत और निवेश में बांटा जाता है, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जो डिस्पोजेबल इनकम होती है बच्चों, वो C+S होती है, इसलिए ये फॉल्स है। यानी कि उपभोग और बचत होती है, यानी कि सब सारे खर्चे निकालने के बाद, सारे कर देने के बाद जो आय हमारे पास बच जाती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कि डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि प्रयोज्य आय उसको हम कहते हैं, उसको हम प्रयोज्य आय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, घटते प्रतिफल का नियम तब लागू होता है जब सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। घटते प्रतिफल का नियम कब लागू होता है? जब सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। ये गलत है, ये फॉल्स है। क्योंकि देखो बच्चों, घटते प्रतिफल का नियम जब एक साधन परिवर्तनशील होता ना, तो घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है, और जब सारे साधन परिवर्तनशील होते तो पैमाने के प्रतिफल लागू होते हैं, इसलिए यह फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां, उत्पादन संभावना वक्र का आकार सीधी रेखा होती है, ये भी फॉल्स है। ये क्यों फॉल्स है? देखिएगा, ये इसलिए फॉल्स है क्योंकि उत्पादन संभावना वक्र नतोदर होती है, मूल बिंदु की तरफ, सीधी रेखा नहीं होती, और सीधी रेखा तो ऐसी होती है, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है, कर एक कानूनी भुगतान है। टैक्स इज ए लीगल पेमेंट, ये बिल्कुल सही है, अनिवार्य भुगतान है, कानूनी भुगतान है, सरकार के बनाए गए कानून के अनुसार पे करना पड़ता है, इसलिए ये सही है। अगला क्वेश्चन है, दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को काट सकते हैं? नहीं काट सकते, ये फॉल्स है। जैसे ये जो है, ये तटस्थ वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं, ये गलत है, ये गलत है, नहीं काट सकते। दूध की पूर्ति बेलोचदार होती है, ट्रू है, ये बिल्कुल सही है, ये सत्य है। क्योंकि जो दूध है ना, उसकी पूर्ति बेलोचदार होती है, क्योंकि अल्पकाल में, मतलब अति अल्पकाल में, समय की छोटी अवधि होती है, जब हम बाजार में बेचने के लिए चले जाते हैं, और उस टाइम पर अगर मांग बढ़ जाए तो हम पूर्ति को नहीं बढ़ा सकते। देखिएगा, ये मैं पहले भी क्लियर करा चुकी हूँ, जो हमारा 2019 का सेट था उसमें भी ये आया था, उसमें हमने रीजन बताया था, तो ये सही है। नेक्स्ट है, पूंजी पर ब्याज एक प्रवाह चर है, ये भी ट्रू है, सत्य है। क्यों? क्योंकि प्रवाह चर इसलिए है क्योंकि ब्याज में समय अवधि होती है, जो ब्याज हमें मिलता है तो समय के अनुसार मिलता है, 1 महीने का ब्याज, 1 साल का ब्याज, तो पूंजी पर ब्याज, क्योंकि प्रवाह जो है ना, एक निश्चित अवधि में मापा जाता है, समय अवधि देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मुद्रा में डैश शामिल होते हैं, केवल सिक्के नहीं करेंसी। तो यहाँ पर ना करेंसी शामिल होती है मुद्रा में, केवल सिक्के नहीं होते। करेंसी में क्या होता है? करेंसी में सिक्के और नोट दोनों शामिल होते हैं। वैसे यहाँ पर करेंसी और मांग जमा आना चाहिए था, लेकिन सिक्के से तो करेंसी भी बेटर है, तो ये करेंसी ही आपने भरना है। अगर इस तरह का आ जाए और करेंसी तथा मांग जमा है तो वो बिल्कुल सही ऑप्शन होता है, तो यहाँ पर करेंसी लिखेंगे। करेंसी ओनली कॉइन, ये नहीं आएगा, बल्कि ये आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर, केन्स का गुणक माना जाता है रोजगार गुणक, निवेश गुणक, ये निवेश गुणक माना जाता है। काहन का जो गुणक है ना, वो रोजगार गुणक माना जाता है। और जो ये निवेश गुणक, इसका फार्मूला क्या होता है? निवेश में परिवर्तन होने से आय में जो परिवर्तन होता है, डेल्टा वाई ऊपर आएगा, डेल्टा आई नीचे आएगा, के इक्वल टू, ये भी गुणक का फार्मूला है, मल्टीप्लायर का फार्मूला है। ओके बच्चों, नेक्स्ट सेट है हमारा डी। अब हम आ गए डी सेट में, अर्थशास्त्र डी सेट 2020 इकोनॉमिक्स। इसका पहला क्वेश्चन हमारे सामने है बच्चों, और वो क्या है? दोहरी गणना के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय का, देखो दोहरी गणना के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय का डैश,
अत्यधिक अनुमान लग सकता है, अल्प अनुमान लग सकता है, सही अनुमान लग सकता है, उपरोक्त सभी नहीं। ये दरअसल ज़्यादा बार गिनती होगी, एक ही वस्तु की एक से अधिक बार अगर काउंटिंग होती है तो अत्यधिक अनुमान लग सकता है। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारी बचतें हैं। ये क्वेश्चन हमने अभी किया था। तो देखिएगा यहाँ पर है, ए ऑप्शन है तकनीकी बचतें, बी है प्रबंधकीय बचतें, और सी है श्रम संबंधी बचतें, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर देखिएगा भारी बचतें कोई भी नहीं है, बाहरी बचतें कोई नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। श्रम संबंधी बचतें, प्रबंधकीय बचतें और तकनीकी बचतें, ये कौन सी बचतें हैं, ये हैं आंतरिक बचतें। ये क्या हैं, आंतरिक बचतें हैं। और बाहरी बचतें हमने अभी बताया था कि विकेंद्रीयकरण की और सूचना संबंधी। तो देखिएगा ये तीनों ही नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन हमें चाहिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, आर्थिक समस्या का संबंध है। आर्थिक समस्या का संबंध है गरीबी से, बेरोजगारी से, काले धन से, सीमित साधनों के चुनाव से। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, और ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि जो आर्थिक समस्या है वो चुनाव की समस्या है, क्योंकि हमारे साधन सीमित होते हैं, हमारी आवश्यकताएं असीमित होती हैं, और हमें चुनाव करना पड़ता है कि कौन सी आवश्यकता को पहले संतुष्ट करें और किसको हम बाद में संतुष्ट करें। इसलिए सीमित साधनों के चुनाव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई। आरबीआई की स्थापना किस वर्ष में हुई, 1905 में नहीं, 1925 में नहीं, 1935 में हुई थी। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1949 अगर ऑप्शन है तो इसमें तो राष्ट्रीयकरण था, यानी कि नेशनलाइजेशन हुआ था, ये राष्ट्रीयकरण हुआ था। और स्थापना सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगर स्थापना आए तो हमने 1935 लिखना है, अगर राष्ट्रीयकरण आए तो 1949 लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पांचवा, और वो आपके सामने इस प्रकार से आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह चर नहीं है। हमने क्वेश्चन देखना है, प्रवाह चर नहीं है। प्रवाह देखिएगा, वेतन, मासिक फीस, देखो मासिक फीस जो है प्रवाह चर है, और धन ये प्रवाह चर नहीं है, और वेतन भी समयावधि होती है, मासिक फीस में भी समय होता है, और प्रवाह चर ये तो प्रवाह चर हैं, ये भी प्रवाह चर है। और जो नहीं है वो धन है। धन समय के एक बिंदु पर मापा जाता है, समय के एक बिंदु पर, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मापा जाता है। कौन, धन। जबकि ये फीस जो है, वेतन जो है, समय की एक निश्चित अवधि में, एक टाइम पीरियड पर, ये तो पॉइंट ऑफ टाइम और ये पॉइंट ऑफ पीरियड, यानी कि टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ये पॉइंट ऑफ टाइम, इसमें अवधि होती है, इसमें अवधि नहीं होती, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, एक निश्चित बिंदु होता है। स ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ये प्रवाह चर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठा, यदि MPC 0.8 है तो गुणक का मूल्य क्या होगा। देखो बच्चों, ये बिल्कुल मैंने कई बार आपको समझा दिया है, बार बार, कि बेटा आपको क्या करना है कि फॉर्मूला पुट करना है, K = 1/1 MPC, ये फॉर्मूला है गुणक का, बार बार इसको देख लो, ये जरूर आएगा। तो MPC के स्थान पर हम क्या करेंगे, 0.8 लिख देंगे, तो 1 में से 0.8 जाएगा तो 1/0.2 आ जाएगा। पॉइंट हटाने के लिए हम पॉइंट के नाम का 1 लिखेंगे, आगे जितने अक्षर होते हैं उतनी 0 लिख देते हैं, तो 1/2/10 हो गया। इसको हम उलट लेंगे, उलटने के बाद क्या हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा। आप हमारा उत्तर आ गया 5। अब हम ऑप्शन ढूंढेंगे, ए ऑप्शन 2 नहीं, B 3 ये भी नहीं, C 4 ये भी नहीं, 5 डी ऑप्शन ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने निकाल कर देखा है। इस प्रकार से आप सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सातवां है। सातवां क्वेश्चन हमारा है, कार और पेट्रोल की मांग क्या कहलाती है। ये तो पूरक मांग है, क्योंकि एक दूसरे को पूरा करते हैं, ठीक है।
तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन स्थानापन्न है, ये नहीं है, इकाई नहीं है, घटिया वस्तुएं नहीं है। तो हमारा 7वां क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो गया, ए ऑप्शन आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ट्रू एंड फॉल्स, सत्य और असत्य बताइए। 8वां क्वेश्चन हमारा समष्टि अर्थशास्त्र में सभी प्रकार के योगों या औसतों का अध्ययन किया जाता है। ऑल काइंड ऑफ एग्रीगेट्स या एवरेजेज। देखो समष्टि अर्थशास्त्र है ना, वो स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स है। समष्टि अर्थशास्त्र में सभी प्रकार के योग या औसतों का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल, प्रति व्यक्ति आय है, राष्ट्रीय आय है, और एग्रीगेट्स का समग्र मांग, समग्र पूर्ति, बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। क्योंकि एग्रीगेट्स का स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र है, मैक्रो है, समूहों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, समूचों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है, ये भी सही है, ट्रू है। क्योंकि सेवा कर जो है ये अप्रत्यक्ष कर है। देखो बच्चों, अप्रत्यक्ष कर कौन सा होता है, जिसको टाला जा सकता है। ठीक है, ये सर्विस टैक्स है। अब देखो, जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, आप पिज़्ज़ा हाउस में खाना खाने जाते हो, पिज़्ज़ा खाने जाते हो, तो वहाँ पर जब आपका बिल आएगा ना, उस बिल पे नीचे लिखा होता है सर्विस टैक्स, आजकल तो जीएसटी लिखा होता है। तो सर्विस टैक्स का मतलब ये है कि देखो, आप पर जो उसके जो रेस्टोरेंट है, जो पिज़्ज़ा हाउस है, उस पर जो टैक्स लगा है ना, उसको उन्होंने टाल दिया उपभोक्ता पर, जो खाना खाने के उनके ऊपर टाल दिया। जिस टैक्स को, जिस कर को टाला जाए वो अप्रत्यक्ष कर, और जिसको टाला नहीं जा सकता वो प्रत्यक्ष कर है। जिस पर लगाया जाएगा उसी को भुगतान करना पड़ेगा, वो तो अप्रत्यक्ष कर। और जिसको टाला जाए, एक से दूसरे पर टाला जाए, वो अप्रत्यक्ष कर है। तो सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, ये बिल्कुल टाला जा सकता है। ये सेवा कर, अप्रत्यक्ष कर, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10वां चाहिए हमें। 10वां क्वेश्चन क्या है, खुली अर्थव्यवस्था में AD = C + I + G + X - M, ये तो सही है, बिल्कुल ट्रू है। क्योंकि देखो बच्चों, जो बंद अर्थव्यवस्था होती है ना, उसमें C + I + G इतने होती हैं, लेकिन बाहर ये निर्यात और आयात है, शुद्ध निर्यात हो गया। ये जो X है निर्यात और M है आयात, निर्यात माइनस आयात। ये आयात निर्यात हम दूसरे देशों के साथ करेंगे तब खुली अर्थव्यवस्था होती है। अगर हम दूसरे देशों के साथ कोई लेना देना नहीं है तो वो बंद अर्थव्यवस्था हो जाती है, उसमें C + I + G होगी। ठीक है, तो इसलिए ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी विनिमय के मांग वक्र का ढलान ऊपर की ओर होता है। देखो, द स्लोप ऑफ द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज अपवर्ड। नो, देखो विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की पूर्ति, ये भी वस्तु की मांग की तरह होता है। देखो बच्चों, जब वस्तु की मांग वक्र ऋणात्मक ढलान वाली होती है तो विदेशी विनिमय के मांग वक्र का ढलान भी ऋणात्मक ही होता है। देखो यहाँ क्या कह रहा है, विदेशी विनिमय के मांग वक्र का ढलान ऊपर की ओर होता है, ना भाई नीचे की ओर होता है। इसलिए ये क्या है, फॉल्स है, असत्य है। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, रोंग है। क्योंकि जो फॉरेन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज वो भी ऋणात्मक ढलान होती है, अपवार्ड नहीं डाउनवार्ड होती है। और जो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है वो ऊपर की तरफ ढलान होता है, तो इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1896 में प्रकाशित हुई, ये गलत है। ये 1890 आएगा यहाँ पर, इसलिए गलत है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ये मार्शल ने दी थी परिभाषा, अर्थशास्त्र की परिभाषा है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किताब का नाम है। इस बुक में 1890 में प्रकाशित हुई थी, किताब है जो अर्थशास्त्र की, जो कल्याण संबंधी परिभाषा जो दी गई थी इस बुक में, उनकी बुक का नाम है, ये प्रोफेसर मार्शल, डॉक्टर मार्शल की जो बुक है वो 1890 में प्रकाशित हुई थी, और कल्याण संबंधी परिभाषा इसमें दी गई थी इस बुक के अंदर। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890, तो इसलिए ये क्या है, फॉल्स हुआ, ये गलत है। 1896 के स्थान पर 1890 आना चाहिए था, इसलिए गलत है। हम क्या करेंगे, फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, पूर्ति स्टॉक से अधिक हो सकती है, ये भी फॉल्स है। अरे जब स्टॉक ही नहीं होगा तो पूर्ति कहाँ से होगी। जितना बना हुआ माल, हमने जो भी माल बनाया है वो तो होता है स्टॉक, और जो माल निश्चित कीमत पर या
विभिन्न कीमतों पर विभिन्न पूर्ति होती है, यानी कि अलग अलग कीमत पर अलग अलग पूर्ति होती है, बिकने के लिए तैयार होता है। तो स्टॉक से अधिक नहीं हो सकती, इसलिए ये फॉल्स है, यानी कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट है, एकाधिकार में फर्म तथा उद्योग का अंतर समाप्त हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। जब एक फर्म का अधिकार है, एक ही फर्म है पूरे बाजार में, तो उद्योग और फर्म ही उद्योग है, वो एक ही होते हैं। जब है ही एक, तो उद्योग और फर्म का अंतर समाप्त हो जाता है। ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। हमारा 15th क्वेश्चन है, विश्व महामंदी का वर्ष था 1929। बिल्कुल ठीक है। 1942 ये गलत है। देखो बच्चों, ये 1929 यहाँ पर आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि 1929-30 में महामंदी आई थी, और जब पूरे दुनिया में महामंदी आ गई थी, तो उसके बाद केंज ने महामंदी को जूझने के लिए ये कहा था कि मांग को बढ़ाओ और सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है। तब केंज ने अपनी पुस्तक लिखी थी 1936 में। इसके बाद ठीक है, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 में वो पुस्तक लिखी थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी कब प्रकाशित हुई थी? 1936 में लिखी थी। 1929-30 की जो महामंदी थी उसको दूर करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1929 में महामंदी आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, ये हम बताएंगे आपको। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, छात्रवृत्ति खाली स्थान आय है, छात्रवृत्ति हस्तांतरण आय है। ये वास्तविक आय नहीं है, क्योंकि स्कॉलरशिप इज डैश ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम होती है एक तरफा भुगतान, बदले में कोई काम नहीं करना पड़ता। तो ये 16% हमारा बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो गया है कि हस्तांतरण भुगतान है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने कराए आपके, देखो डी सेट कंप्लीट हो चुका है। ए सेट ए, बी जमा सी और जमा डी, यानी कि 4 सेट हमने कराए। कब के? 2020 के। और इसके सभी एमसीक्यू कारण सहित हमने बताए। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।